दोस्तों, आरजे कमलीना के साथ में फिर एक बार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों, हमने जो पार्ट 1 में जो कहानी सुनी थी, एक श्रापित परिवार, जिसका अगला भाग मैं भी आपको सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अगली कहानी। अभी शिल्पा भी चला गया है, पांडवा भी चला गया है, तो शायद ये स्टोरी में अब सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। ये बात आगे बढ़ती गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये बात आगे बढ़ती गई। जो पांडवा थी, उसकी जो बेटी थी, मैंने आपको बात पहले बता दिया था कि जो पूना में रहती थी, उसकी जो शादी पूना में हुई थी वो वहीं पे सेटल थी, लेकिन उसका आना जाना, उसकी फर्स्ट डिलीवरी जो थी वो कहाँ हुई थी, तो मैके में हुई थी। तो उसकी जो फर्स्ट बेटी पैदा हुई थी वो पूरी तरह से मेंटली चैलेंज थी। उसके बाद में उसकी दूसरी बेटी हुई जो पूना में हुई थी, फिर उसका बेटा भी हुआ जो पूना में हुआ, तो वो नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी उनका जाना आना वहाँ पे था। तो उनकी शादियाँ भी नहीं चल पाई, ना उनके बच्चे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके लाइफ में हर टाइम रहने लगा। फिर उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता वो गांव जाना आना कम कर दिया। अब ये जो साड़ूबाई थी, इनके मैके की बात, उनके खुद के घर की बात है। उनका जो छोटा भांजा था अब बड़ा हो चुका था, वो उस टाइम कोयले के कारखाने में काम किया करता था। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, उस समय 14-15 साल में ही शादी हो जाती थी, लेकिन इस परिवार में लड़की देने के लिए कोई रेडी नहीं था, जिसके कारण उसकी शादी की उम्र 21 साल हो चुकी थी और अभी भी उसकी शादी नहीं हो पाई थी। एक गरीब परिवार से, जिनको शायद इस गांव के बारे में, घर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी, ऐसे एक परिवार की छोटी सी लड़की जो थी, जिसकी ऑलरेडी माँ मर चुकी थी, बहनें थी, भाई एक था, भाई 2 थे, जिसकी वजह से उसकी शादी जो है वो 9 साल की लड़की की शादी 21 साल के लड़की के साथ में हुई। शादी के बाद में इनका परिवार भी शुरू हो गया। जब ये लड़की 13-14 साल की थी, तब इसको बेटा हुआ, अच्छा खासा गोल मटोल। ये बच्चा 6 महीने तक बहुत अच्छा था। कहते हैं कि ये जो बच्चा था ये 6 महीने में चलने लग गया था, और वो उस समय भी बोलता था, सभी को आवाज़ें देता था, आई बोलता था, दादा बोलता था, या फिर जो भी वर्डिंग थी उसकी वो काफ़ी अच्छी थी। भाऊ बोलता था, उसके नाना जब आते थे तो नाना को भाऊ एना रहे, मीन्स इस तरीके से वो बात करता था। तो इस बच्चे को 6 महीने के बाद में अचानक से पीलिया हो गया और उसकी भी डेथ हो गई। इसके बाद में वो जो उसकी माँ थी, वो तो अभी छोटी बच्ची थी, 13 साल की लड़की कोई बड़ी नहीं होती है, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उसके घर का माहौल जो था वो बहुत ख़राब था, सास के साथ में या फिर जो उसके हस्बैंड था, दो इनके साथ में उनका कोई रिलेशन अच्छा नहीं था। गरीबी थी, जिसके वजह से बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। उसी में उनको वापस से एक लड़का हुआ, फिर एक लड़की भी हुई। अब 2 बच्चे, माँ और वो पति और उसकी सास। तब तक तो उनकी जो साड़ूबाई की माँ थी वो गुजर चुकी थी। तब ये परिवार था। अब ये जो परिवार था ये आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा था कुछ, लेकिन इनमें भी कुछ अच्छा कुछ नहीं चल रहा था। जो 21 साल का जो लड़का था, जिसका नाम गणपत था, जो हमेशा अपनी पत्नी को मारा करता था, फिर मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। फिर आहिस्ता से ये जो लड़की थी ये अभी तंग हो चुकी थी कि मैं यहाँ पे रह के करूँ क्या। तो वो कुछ सोच के वहाँ से अपनी बहन के घर निकल गई, और क्योंकि उसका पति उसको पैसे नहीं दे पा रहा था, ना बच्चों को ठीक से संभाल पा रहा था, हरदम मारा मारी झगड़ा, तो उसने अपने बहन का सहारा लेकर वो मुंबई शहर में रहने आ गई थी। वहीं पे उसके बच्चे बड़े हुए।
अब एक दिन अचानक से जो गणपत है वो कपड़े बदल के, मतलब नहा धो के कपड़े बदल रहा था। धोती, उस समय धोती पहनी जाती थी। उसको धोती पहनते पहनते ही वहीं पे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। एक अच्छा खासा जवान इंसान 30-35 साल से कम ही रहेगा, 35 साल से कम रहेगा, उस इंसान की अचानक से मौत हो जाती है। कुछ रीज़न भी नहीं था, अकेला था घर पे, तब तक उसकी माँ भी गुजर चुकी थी, अकेला ही था वो घर पे, उस पे उसकी डेथ हो गई। 3-4 दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा और बाकी वालों, जब स्मेल आने लगा कि भाई घर में से स्मेल आ रहा है, तो लोगों ने देखा तो पता चला कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब ये बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि वो धोती पहनते पहनते, क्योंकि वो धोती नहा धो के टीका लगा के जो धोती पहनते हैं, धोती पहनते पहनते ही वो गिर गया था, वो वहाँ पे लोगों को दिख रहा था। बस ये हो गया। अब जो उसकी पत्नी थी वो जाकर आकर, अभी उसको जब पता चला तो वो आई होगी अपने बच्चों को लेके। उसके बाद में उसने अपने बच्चों को, बड़े बेटे को 11वीं तक पढ़ाया था। उससे उसको उम्मीद थी कि भाई मेरा ये बेटा कुछ करके दिखाएगा। उसने कोशिश भी की, काम भी कर रहा था, लेकिन सक्सेस कहीं नहीं मिल रही थी। बहुत मेहनत की, सक्सेस ही नहीं। उसकी बेटी का भी बहुत काम कर रही थी, उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी सक्सेस के हिस्से से दूर दूर भाग रही थी इन लोगों से। उस बेटे की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शादियाँ हुई। बस यहीं पे बात नहीं रुकती है, उनकी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसकी भी शादी नहीं चली। उसकी भी एक बेटी होकर उसकी भी शादी नहीं चल पाई। ये बात यहीं पे नहीं रुकती है, ये बात आगे और बढ़ती है। उस जो गणपत का बेटा है, उसकी खुद की भी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, उसके बच्चे भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा उसके घर में लगी रहती थी। इसी में उसकी बेटी की शादी हो रही है। उससे पहले एक घटना उनके घर में हुई थी कि भाई उनके घर में एक तुळजापुर जाने का रिवाज था कि भाई कुछ प्रोग्राम हो, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए वो लोग तुळजापुर जा रहे थे। तब वो लोग गाड़ी से जा रहे थे और तवेरा गाड़ी, तो तवेरा में 16-17 लोग पूजा के लिए, छोटे बड़े ऐसे करके पूरे 16-17 लोग थे और ड्राइवर के साथ में पूरे 17 लोग वो तवेरा गाड़ी से तुळजापुर जा रहे थे। और तुळजापुर जाते जाते अचानक से ड्राइवर की आँख लगी या जो भी हुआ है, वी डोंट नो, और अचानक से आगे से जो सलिया लेके जाने वाला ट्रक था, उस ट्रक को इस गाड़ी ने धड़क दी। धड़क देने के बाद में पूरी आधी गाड़ी जो है, आधी गाड़ी की तरफ का पूरा हिस्सा, जो सलिया वाले जो ड्राइवर वाला हिस्सा है, वो पूरा टूट चुका था। ड्राइवर, फिर जो गणपत का बेटा था उसकी बीवी, उसके बीवी की माँ, तीनों एक साथ भगवान को प्यारे हो गए। जो ड्राइवर था और उसकी माँ, जो बीवी थी, उसके तो पूरे चिथड़े चिथड़े हो गए थे। और अपनी बेटी का टूटा हुआ हाथ देखकर उसकी सास को अटैक आ गया था और वो वहीं से में चली गई। उस दिन वो खुद, गणपत का बेटा, उसका खुद का बेटा, उसकी बेटी, ऐसे टोटल 17 लोगों पर वो विघ्न आया था। उसमें से 3 तो चले गए थे, तो अब 14 लोग बचे थे। उसमें से एक बच्चा जो था बहुत छोटा था, जो गणपत के बेटे की बीवी का भांजा था, जो उसकी सास ने उसको बचाकर बाहर फेंक दिया था। जब उसको पता नहीं, वो उसको संकेत हुआ क्या हुआ, उसने उस बच्चे को बाहर फेंका था, जिसके वजह से उस बच्चे की जान बच चुकी थी, लेकिन उसको एक खरोच भी नहीं आई थी। बाकी सभी लोग अस्पताल में भर्ती थे। उस समय गणपत के पोते की उम्र 17 साल थी। बाकी सब बेहोश थे, बस वही एक होश में था।
पुलिस ने जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उनके जो मृतदेह थे उनके ऊपर से पूरे गहने चोरी हो चुके थे। लोग जो बेहोश पड़े थे उनके भी कुछ पैसे वैसे जो भी थे वो चोरी हो चुके थे। और वो जो 17 साल का जो लड़का था उसने अपनी माँ की बॉडी के टुकड़े एक चद्दर के अंदर जमा किए थे। क्या दिन होगा वो, क्या बीती होगी उस बच्चे पे। एक 17 साल का लड़का अपनी माँ को, उसको खुद को बहुत कुछ लगा था, कहीं कहीं लगा था, लेकिन सिर्फ वही एक होश में था। भगवान करे ऐसा प्रसंग किसी पे ना आए। बात यहीं पे नहीं रुकी, इसके बाद में भी ये आगे चलता गया। गणपत की पोती की शादी हुई, अभी तो कुछ अच्छा होगा ये सोच के सब खुश थे। शादी के कुछ ही दिनों के बाद अचानक से गणपत की पोती जो है वो अलग से बिहेव करने लगी, कुछ अलग से बड़बड़ करने लगी, कुछ अलग से बातें करने लगी। तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसी क्यों बोल रही है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ हो रहा था उसे, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। फिर गणपत के बेटे के घर पे अपनी बेटी को वो लेके आया। शादीशुदा ज़िंदगी टूट चुकी थी उसकी। अब गणपत के बेटे को लगा कि भाई अभी मुझे कुछ ना कुछ अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। किसी के कहने पे वो एक पुजारी के पास गया। वहाँ पर लेके जाने के बाद में उस बेटी के ऊपर से कुछ नारियल वगैरह जो भी विधि विधान थी वो करने के बाद में पता नहीं कहाँ से उसके, कहते हैं ना कि बॉडी में एक, क्या बोलते हैं हम नहीं बोल सकते, वो सामने से बोलने लगी और कुछ ऐसी बातें वो बताने लगी जो गणपत के बेटे को भी नहीं पता थी या फिर उसकी जो माँ थी उसको भी नहीं पता थी। घर में किसी को ये बात तब तक नहीं पता थी जो बात वो लड़की खुद अपने मुंह से बता रही थी। वो खुद कह रही थी कि मैं साड़ूबाई हूँ, आप सभी लोगों ने मेरे बच्चे को, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे को जीने का हक था और आप सभी ने वो हक छीना है, जिसके कारण आपके घर की जो बर्बादी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण हो रही है। ये बात सुनने के बाद सभी थक हो गए। क्या करें, किसी के समझ में नहीं आ रहा था क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। क्या करें इस पे इलाज। उसने खुद से बोला कि मेरी ज़िंदगी में, ठीक है भगवान ने मेरी ज़िंदगी छीन ली थी ना, मैं मान चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे को जीने का हक था। जैसे आप कुत्ते बिल्ली गाय भैंस चराते हो, रखते हो, मेरे बेटे को जीने का हक तब दे देते तो शायद ये सब नहीं होता। ये बात सुनने के बाद में जो गणपत का बेटा था उसने माफ़ी मांगी, हमसे गलती हुई है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो वो पुजारी जो थे उन्होंने उसको कुछ विधि बताई कि भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। उससे सामने वाले को भी पूछा गया कि क्या करे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ विधियाँ की, बताया गया, और जिसके कारण वो विधियाँ करने के बाद पूरे घर के ऊपर से वो विधि करवाई गई, जिसके कारण उसके बाद में ये जो अघटित घटनाएं थी, उनके कहने के मुताबिक ये घटनाएं आहिस्ते आहिस्ते बंद हो गई है। लेकिन ये घटनाएं पूरी 4 पीढ़ियाँ चली और ये बात सच है या नहीं इसकी जानकारी लेने के लिए वो इंसान खुद गांव गया। उसने सबसे ये बात पूछी, जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनसे ये बात पूछने के बाद में
उन्हें ये बात सच है पता चली। उस लड़की को इस बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था, ये इस औरत का नाम ये था वो था, क्योंकि ये 4 पीढ़ियों पहले की बात थी और वो लड़की जो है वो आज के ज़माने की। तो उसे ये बात कुछ भी मालूम नहीं थी। फिर भी उसने ये सब कहानी कैसे बताई, बल्कि वो कभी गांव जाती भी तो फिर जाके सिर्फ मिलकर वापस आती थी, रुकती नहीं थी। और छोटी थी वो, जब गांव जाती थी काफ़ी छोटी थी। तो इन सब बातों से, कि हम ऐसे अगर कहेंगे कि हाँ ये बात इसको पता चली होगी फिर इसने बोली होगी, लेकिन इसकी भी कुछ गुंजाइश नहीं थी। तो मैं कोई भी अंधश्रद्धा आप तक फैलाना नहीं चाहती। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, इस पे कितना विश्वास रखना है कितना नहीं रखना है, ये आपके हाथ में है। आप इसे किस तरीके से लेते हो ये आप देखिए। अगर आप इसे सच मानते हो तो सच्चाई की तरफ जाओ, और अगर झूठ तो एक कहानी समझ के इसको भुला दो।